हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है यानी कि प्रकाश क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके पेपर के अंदर काफ़ी कुछ पूछा जाता है लाइट से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आप कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है कि लाइट होती क्या है। अगर आप लोग जानते होंगे कि आप लोग नॉर्मली आसपास में कहीं भी कुछ देख पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो आप देख नहीं पाएंगे। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात कि लाइट है क्या। अगर मैं लाइट के बारे में बात करता हूँ तो समझ लीजिए लाइट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। यानी मैं बोल सकता हूँ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। जिस तरीके से सोलर एनर्जी है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बाकी सारी एनर्जी की तरह ही लाइट भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसे हिंदी में कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लाइट क्या है कि लाइट जो है प्रकाश यानी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। आप याद रखना, कभी भी प्रकाश जो गति करता है वो कैसे करता है, सीधी रेखा में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। आप देखोगे कभी आप लोगों ने टॉर्च या फिर आप लोग लेजर लाइट का एग्जांपल ले लीजिए। अगर मेरे पास लेजर लाइट है और मैं यहाँ से प्रकाश की जो किरण निकल रही है तो आप देखोगे बिल्कुल सीधी जाती है, वो स्ट्रेट जाती है। वो इस तरीके से नहीं जाती, वेव की फॉर्म में नहीं जाती। तो वो कैसे जाती है, हमेशा स्ट्रेट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। आप अपने आसपास सभी ऑब्जेक्ट देख लीजिए, जितने भी ऑब्जेक्ट आप प्रकाश से रिलेटेड देखेंगे उनके अंदर जो प्रकाश की किरण जा रही है वो सीधी रेखा में गति करती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप एग्जांपल ले लीजिए बल्ब का, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है। बल्ब के अंदर अगर रोशनी देखें तो आप देखोगे बल्ब से पूरे कमरे में रोशनी हो गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से, एक किरण यहाँ से, इस तरीके से अनेकों किरणें निकल रही हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रही है, जिसकी वजह से हर तरफ हर दिशा के अंदर रोशनी हो रही है। अब लाइट क्या काम करती है, तो मैंने आपको बताया लाइट हमारी हेल्प करती है देखने में। तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट हेल्प्स अस टू सी। ये हमारी किस में हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह हमारी देखने में सहायता करता है। देखो कई बच्चे क्या हैं, काफी वीक होते हैं साइंस के अंदर। तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है पता है, उनके साथ दिक्कत ये होती है उनका बेसिक्स थोड़ा सा कमजोर होता है। मतलब जिस समय में उनको बेसिक 6th 7th 8th में अपना इंप्रूव कर लेना चाहिए था, उस समय उन्होंने किसी भी वजह से, चाहे वो खेलने की वजह से नहीं कर पाए, या हो सकता है उनके साथ कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो जिस भी वजह से उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पाया, इस वजह से उनको बाद में दिक्कत आती है। और जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं वहाँ पे, चाहे हम लोग आर्ट साइड से हों, चाहे हम कॉमर्स साइड से हों, चाहे हम साइड से हों, वहाँ पे तो सभी लोगों को एक ही कॉमन एग्जाम्स देना पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक साइंस होती है वो तो सभी लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ी ही होती है। तो यहाँ पर ये बेसिक्स नॉलेज जो मिल रही है वो सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाएगी। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, ये मत सोचिए कि आप इस स्ट्रीम से हो, ये फ़ायदा आपको भी मिलेगा और आने वाले आप अपने फ्यूचर जनरेशन को भी इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाएंगे। तो सभी के लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, तो किसी के लिए भी ये अननेसेसरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। लाइट के अंदर हमें लाइट समझ में आ गई कि लाइट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और लाइट जो होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसकी स्पीड क्या होती है लाइट की, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल क्या होती है। तो आप देखिएगा प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है बच्चों, 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ये क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में, जिसमें भी साइंस के बारे में आता है। तो लाइट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि उसकी स्पीड क्या है। या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें से कि जो सूर्य की किरणें हैं, वो सूर्य से प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं वो धरती तक पहुंचने में कितना समय लगती हैं। अब देखो, सूर्य हमसे काफ़ी दूर है और इसी स्पीड से सूर्य की जो किरणें हो रही होंगी वो वहाँ से हमारे पास आ रही होंगी, ये लाइट की किरणें हैं। तो लाइट वहाँ से हमारे पास तक आ रही है तो वो हमारे पास तक आने में कितना समय लेती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य से, सन से अर्थ तक पहुँचने में जो सन रे होती हैं, सनलाइट होती है, वो कितना टाइम लेती है। तो आप कहिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ये आप लोगों का आंसर होगा। अगर सिर्फ 80 मिनट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा है तो आप बताइएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। इतना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। कहने का मतलब सूर्य के छिप जाने के, मतलब जो सूर्य छिप जाता है उसके 8 मिनट बाद तक वो किरणें हमको हमारे पास तक, वहाँ पे जो 8 मिनट पहले किरण आ चुकी है, निकल चुकी है, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 8 मिनट ले लेगी। मतलब आपको वो 8 मिनट बाद में दिखाई देगी। यहाँ पे इतना टाइम लग जाता है। इसी थ्योरी के ऊपर आप देखेंगे काफ़ी सारे टाइम ट्रैवलर जो हैं वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अभी नासा की लेटेस्ट रिसर्च भी चल रही है, उसके बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में, बात कर लेते हैं। तो लाइट बारे में आपको समझ में आ गया। लाइट के अलावा हम लोगों को क्या समझना होता है, लाइट वाले चैप्टर में 2 चीज़ें समझनी है भाई। पहले क्लियर कर देता हूँ, लाइट के अंदर आपको सीखना है एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा सीखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के अंदर हमें क्या सीखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश का परावर्तन, वहीं रिफ्रैक्शन का मतलब है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। दोनों के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे देता हूं। जब लाइट किसी भी चमकदार वस्तु पर आकर गिरती है तो वहां से वो टकरा के वापस चली जाती है, तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब भी कभी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेता है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आप देखोगे गिलास के अंदर, कभी आप गिलास में पानी रखना और गिलास के अंदर पानी रख के ऊपर से अगर कोई पेंसिल होगी वो आप डिबोगे तो आपको पेंसिल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ जाइएगा बस कि आपको पेंसिल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जैसे वो आप बीच में से अलग अलग हो रही हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में अच्छे से डिटेल्स में कवर करने हैं। यहाँ तो बस मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये कब होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। ये कब देखने को मिलता है हमें प्रकाश का परावर्तन? मैंने बताया कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में आती है, तो अगर मेरे उसके सामने कोई भी चमकदार वस्तु आ जाए, कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट आ जाए, देखो ज्यादातर बुक्स के अंदर आप पढ़ोगे या नॉर्मली आप किसी वीडियो में देखोगे तो वहां कहेंगे किसी दर्पण पर जब प्रकाश गिरता है तो वो रास्ता परिवर्तित कर लेता है।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि दर्पण ही नहीं, वो हर चमकदार वस्तु पे, हर शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा तो वो अपना रास्ता परिवर्तित करेगा ही करेगा। चाहे वो आगे हमारे मिरर हो, दर्पण हो, चाहे हम लोग अपने घर के अंदर शाइनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हमारा क्या नाम है कोई भी स्पून हो या प्लेट हो, किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट पे लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पे किस तरीके की चीज़ों को, हमें इंफॉर्मेशन को पढ़ना जरूरी है जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात पूछी जाती है कि यहाँ पर जो लाइट आ रही है इसका नाम क्या होता है, यानी कि जो किरण, जो रे हमारी शाइनी ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसे मिरर यूज कर लो, मिरर वर्ड यूज कर लो, दर्पण बोल दो, जो किरण दर्पण पर आकर गिरती है या मिरर पर आकर या शाइनी ऑब्जेक्ट पर आकर गिरती है, उस किरण का नाम क्या होता है? तो भाई इस किरण का नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम होता है बच्चों? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। क्या नाम होता है? इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। और यहां पर ये आके गिरती है, यहां से परावर्तित हो जाती है, इसीलिए इस किरण का नाम कहते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। भाई देखो, यहां से ये रे आई और यहां पे ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए इसका नाम दिया गया रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। यहां पर हम लोग इसको, मैं थोड़ा डिटेल्स में यहां पे अच्छे से क्लियर समझाता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूं ऑब्जेक्ट को कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, शाइनी ऑब्जेक्ट है, एक तरफ मैंने पॉलिश की हुई है, ये वाला पॉलिश वाला एरिया है और ऊपर वाला चमकदार हिस्सा है, शाइनी हिस्सा है। यहां से कोई लाइट आई और आकर के इस तरीके से अपना रास्ता परिवर्तित कर लिया, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इस किरण को नाम बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। अभी मैंने आपको बताया तो इसको लिख देते हैं इंसिडेंट रे। आप लोगों को हो सकता है उल्टा दिखे तो इधर से सीधा लिख देता हूं भाई, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, और इस किरण का नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। अब यहां पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिलंब और इस इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। इस नॉर्मल को ड्रॉ होने के बाद, नॉर्मल यानी अभिलंब, अभिलंब जब ड्रॉ होता है वो इस तरीके से होता है, वो इस शाइनी ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहां पे भी अभिलंब ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट बनेगा। हर केसेस में आपको इस शाइनी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट, आपको परपेंडिकुलरली ये नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। इस हिंदी में क्या बताया मैंने आपको? अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। अब बात कर लेते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये कोण है, इसको हम दिखाते हैं आई से, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। और इस वाले कोण को, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, इस किरण को बोलते हैं परावर्तन कोण। इंग्लिश में इसको आर से दिखाते हैं, तो इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो आई है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, और आर जो है वो एंगल आर, एंगल आई, एंगल आर। और ये क्या है? एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना एक बात का कि हमेशा किसी भी केस में आप देखोगे तो हमेशा एंगल आई किसके इक्वल रहेगा? एंगल आर के। एंगल आई किसके इक्वल रहेगा? एंगल आर के। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है वो किसके इक्वल रहता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके इक्वल रहता है?
परावर्तन कोण के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल रहता है, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आई होप यहाँ तक ये सारी बातें हम लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। अब यहाँ पे एक बात रह गई कि इस पॉइंट का नाम क्या होता है जहाँ पे तीनों की तीनों लाइनें मिल रही हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों जिस पॉइंट पे मिल रही है, जिस बिंदु पे मिल रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या बोलते हैं हिंदी में, आपतन बिंदु। ठीक इसी तरीके से यहां पर ये जो है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्लियर हो गई यहां तक बात। ये जो हमारा मिरर है, मिरर को आप किसी भी नाम से ए बी M1 M और M' से दिखा सकते हैं, किस से भी दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी अभी आपके सामने। तो फटाफट से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से मैं इस चीजों को रफ करता हूं और आपको इसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन और डिलीवर करता हूं। चलिए यहां पे इसको रफ करने की बजाय मैं ये समझाता हूं आपको थोड़ी सी बात कि अगर मान लो सपोज करो ये एक मैंने यहां पे मैंने मिरर बना लिया और मैंने कहा कि ये जो एक लाइन एक आपतित किरण आ रही है और यहां पे परावर्तित हो जा रही है। देखो ये साइन से समझ जाना भाई, अगर ये आ रही है तो ये इंसिडेंट रे है और ये जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद ही जाएगी भाई, रिफ्लेक्ट होने से पहले तो जाएगी नहीं। अगर कोई आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट थोड़ी ना हो रही है, तो वो तो आके रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर यहाँ पे एंगल मान लो बोला गया है कि यहाँ पे एंगल है 20 डिग्री का, तो आप समझ जाना कि ये एंगल भी 20 डिग्री का होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपतन कोण हमेशा किसके इक्वल रहेगा, परावर्तन कोण के। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो पूरा कोण है वो आपका पूरा कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 80 डिग्री का पूरा कोण, तो आप बीच में से अगर इसमें नॉर्मल बना दोगे तो इधर कितना रह जाएगा 40 और इधर भी कितना रह जाएगा 40। ये पूरा कोण कितना था 80 था, तो 40 इधर रह जाएगा 40 इधर रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से समझिए जैसे कि आप लोग जब कैरम बोर्ड खेलते हैं, यहां से मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। देखो अब मान लो यहां पर मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मैं आपको यहां पे ये चीज बताई कि किस तरीके से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के आपको दो नियम याद रखने हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना है आप लोगों को, यह अभी हम देखेंगे। पहले मैं यहां पे एक बार फिर से इमेज बना लेता हूं। यहां पे मैंने ये मिरर बना लिया, यहां से ये रे आई और यहां से ये चली गई, मतलब ये मैंने इस तरीके से बनाया एरो और ये एरो बना इस तरीके से, तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे हिंदी इंग्लिश में समझाने की जरूरत नहीं है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसको आपतित किरण बोलते हैं और ये परावर्तित किरण है। बीच में हमारा हो गया है नॉर्मल यानी अभिलंब, ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक हम लोगों के पास बातें क्लियर हो गई। इस एंगल का नाम देते थे एंगल आई और इस एंगल को नाम देते थे एंगल आर। सही है, यहां तक बात क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसके कितने नियम है। मैंने कहा आपको इसके दो नियम पढ़ने हैं। कितने नियम पढ़ने हैं, दो नियम। तो पहला नियम तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिलते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane. It means ये जो आपकी आपतित किरण है,
ये जो आपका अभिलंब है और आपकी परावर्तित किरण, सभी एक बिंदु पर मिलते हैं। ये हमारा पहला लॉ है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला नियम हमें ये याद रखना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम पॉइंट पर लाई करेंगे और इस पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पेपर में कई बार पूछा जाता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों जिस पॉइंट पर आकर लाई करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है? तो उस पॉइंट का नाम है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। ये बात क्लियर है? सेकंड नियम क्या कहता है? सेकंड नियम कहता है कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और जिसको हम लिख के क्या सिखा सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, नीचे स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं लिख देता हूं I इक्वल टू आर। ये मैं अब स्मॉल आर यहां पे स्मॉल से बनाना है, ये आपको याद रखना है। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और इसी तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन जो हो जाता है, यहां तक जो बात मैंने बताई समझ में आ गई होगी आई होप। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से बता देता हूं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ कहता है ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके अलावा हम लोग जो भी बातें पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं बातों पे, इन्हीं नियमों पे आधारित होंगी। अगर यहां तक बातों में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अभी बता दीजिएगा या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी सभी बच्चों की। अगर इसके यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। देखो इसके बातें क्या हो, इसके बाद जरूरी क्या है हम लोगों के लिए जानना, इसके बाद दो बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। देखो अगर सरफेस प्लेन रहता है, अगर सरफेस कैसा रहता है, प्लेन रहता है, तो किस तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और अगर सरफेस प्लेन नहीं रहता, स्मूथ नहीं रहता, तो किस तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपका जो सतह है वो चिकनी है, स्मूथ है, तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, यानी परावर्तन होगा। और अगर स्मूथ नहीं है तब क्या होगा। मैं यहां पे एक सरफेस बना रहा हूं इस तरीके से, और एक सरफेस बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। आप देखोगे ये जो है बिल्कुल स्मूथ है, जबकि ये जो है, इसके लिए भी मैं यहां पे बना देता हूं, ये जो है स्मूथ नहीं है। आप कैसे भी समझ सकते हैं, आपको बस समझना है, क्योंकि पेपर में आपसे कोई लिखवाएगा नहीं ये चीज़ें, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके की जो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी नियमित परावर्तन। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अनियमित परावर्तन। देखो यहां पे अगर कोई लाइट की रे आ जाए तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, इस तरीके से होगी ना। अगर कोई भी लाइट की रे आएगी तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई लाइट की रे इस तरीके से आ जाए तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, तो वो इस तरीके से हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ जाए तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आप यही कहोगे। लेकिन सपोज करो कोई लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे आती है, तो क्या वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी या इस तरीके से हो जाएगी,
है ना। अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आती है तो यहाँ पे वो इस तरीके से हो जाएगी, और अगर दूसरी लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है तो वो इस तरीके से चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है इस रिफ्लेक्शन में और इस रिफ्लेक्शन में बहुत फर्क है। जब आपके पास जो सतह रहेगी, जो सरफेस रहेगा वो स्मूथ रहेगा तो हाँ आप देखते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन, लेकिन जब सतह जो है स्मूथ नहीं है तो आप देखोगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये दो बातें आप लोगों को क्लियर करनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो मैं यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हमारे जो मेंटल लेवल, जो दिमाग पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ जाएगा और हम लोग होश पोश में सब कुछ भूल जाएंगे, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, और आप लोग यहाँ तक का रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना सभी। चलिए, थैंक यू।